धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी शासना जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। और उम्मीद करता हूं पूज्य पिताजी की दया में रहमत से आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए अब प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ कर लेते हैं और प्रोग्राम को धीरे धीरे प्रोग्राम की रफ्तार से आगे बढ़ा लेते हैं। और आज का प्रोग्राम इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जो भी साथी सेवादार देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो शेयर भी कर दें आगे से आगे, तो और भी सेवादार जुड़ जाएंगे। चलिए इसमें विनती का भजन है उसे लगा लेते हैं, फिर उसके बाद और चर्चा रहेगी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। एफिडेविट पर बात करेंगे और पूज्य गुरु पिताजी के मुकदमों पर किस किस चीज़ का कैसा दुष्प्रभाव या प्रभाव रहेगा, उन बातों पर चर्चा करेंगे। कल के लिए माफ़ी चाहूँ, कल नहीं पहुँच पाया, समय पर 10:30 तक वापस पहुँचा मैं, तो कल प्रोग्राम नहीं कर पाया। तो आप सब ने जिन्होंने इंतज़ार किया उन सब से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए भजन के साथ शुरू करते हैं। अरदास है उसके साथ, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक सबको सुमति बख्शना, सुमति किसे कैसी देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे देना, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और एक चीज़ और हाथ क्या था आपको बताऊं कि अभी बहुत सारे ग्रुप्स में चल रहा है कि पिताजी के वचन आए हैं, तो एक मिनट नज़र मार लें कि क्या आए हैं। पिताजी ने वचन किए हैं कि परम पिता परमात्मा जो करता है रजा है उसकी बेटा, जो करेगा सही करेगा, उसकी रजा मानकर सभी ने सिमरन करते रहना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी शासक जी, चलिए बढ़ाते हैं प्रोग्राम को धीरे धीरे। तो चलिए अरदास के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कैसे हैं आप सारे? उम्मीद है पिताजी की दया मेरे से आप सारे ठीक ठाक होंगे। दीपक भाई धन धन सतगुरु तेरा आसरा। भगत सिंह जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। बबली तारोज बहन धन धन सतगुरु तेरा आसरा कनाडा से। और हुकमचंद भारद्वाज जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा जी। राम प्रकाश कक्कड़ बाबू जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और अमीचंद भाई धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और जो भी तमाम साथी सेवादार जुड़ रहे हैं सभी को धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जैसा कि आप सबको पता है कि पूज्य हजूर पिताजी को अभी 18 तारीख को सीबीआई की अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। और उसके बाद एक कई सारे मैसेजेस की भरमार हो गई, नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे कि अब तो पिताजी आएंगे नहीं। फिर एक किसी ने लिखा कि लानत है उन लोगों पर जो मैनेजमेंट का साथ देते हैं, ऐसा है वैसा है, और अब तो पिताजी आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि 2 केसों में उनको आजीवन कारावास हो गया। चलो जी। फिर किसी ने कल नया चुटकला छोड़ दिया है कि भाई बेल बॉन्ड्स होते हैं वो रद्द क्यों नहीं हुए। मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आए कि क्या ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा क्यों नहीं किया इन्होंने। तो भाई जी मैं तो मैंने कहा चलो आज शाम को बात करेंगे इस पर। तो टाइम मैंने इसलिए नहीं डाला, टाइम अभी थोड़ी देर पहले इसलिए लिखा था कि कई बार मुझे आने में देर हो जाती है, थोड़ी भागा दौड़ी है। लेकिन चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है प्रोग्राम, तो आप आनंद लीजिएगा चीज़ों का और तथ्यात्मक तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या एक मैसेज था, बहुत आप सबके के ग्रुप्स में रहा होगा, आप सबने पढ़ा भी होगा कि भाई अब तो ना तो पिताजी को पैरोल मिल पाएगी और ना ही उनको बेल मिल पाएगी। क्योंकि बेल और पैरोल जो मिलने का सिस्टम है वो काम कैदी के लिए होता है, लेकिन ये तो बड़े खतरनाक वाले कैदी हैं। इनको 2 मुकदमों में उम्र कैद की सज़ा हो गई और एक मुकदमे में 10 साल की सज़ा हो गई है। तो बड़ा संभावनाएं घट हो गई हैं, अब तो कभी आ नहीं पाएंगे। तो मैंने हमारे वकील साहब अनिल भांजी उनसे बात की। तो उनसे बात करने के बाद जो मुझे समझ में आया, जो उन्होंने मुझे दिया, मैं आप सबको पढ़ के सुनाऊंगा उसे। और बहुत सारी चीज़ें आप जब देखते हैं ना उस टाइम समझ में आता है। ये हाँ, चलिए। जेल आखिर किन कैदियों को पैरोल मिलती है, किन कैदियों को जमानत मिलती है, किस तरीके के क्रिमिनल्स होते हैं जिनको जमानत वगैरह मिलती है। जेल मैनुअल है, उस पर हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना दूं मैं। ये है खतरनाक कैदी, अंडरवर्ल्ड डॉन। क्या बात है सर दीपक भाई। अब ये देखिएगा, बड़ी मैं आपको दिखा भी दूं, थोड़ा सा लिखा हुआ है। ये नहीं लगना चाहिए, अपनी तरफ से सुना दी कहानी सारी। ये देखो, ये लिखा हुआ है सारा। जो छुट्टी है, फरलो है, उसे अक्सर भारतीय कैदियों का अधिकार है। तो धन धन सतगुरु तेरा आसरा। आमतौर पर जेल में बंद कैदियों को पैरोल और फरलो, छुट्टी पर कुछ दिनों के लिए रिहाई मिल जाती है। लेकिन गृह मंत्रालय ने अब 2016 की गाइडलाइंस को संशोधित किया है। मंत्रालय का कहना है कि वैसे कैदी जिनकी रिहाई से, ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, क्योंकि जो आपके एफिडेविट्स है ना, उनका जो नफ़ा है, नुकसान है, वो मेरे कहने से बेहतर आपको समझ में आएगा। गृह मंत्रालय का कहना है कि वैसे कैदी जिनकी रिहाई से समाज या किसी खास व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा हो, उनको पैरोल और फरलो देने पर रोक लगाई जाए। गृह मंत्रालय ने कहा कि पैरोल और फरलो पर कैदियों की रिहाई मिलना उनका पूर्ण अधिकार नहीं है और यह कैदी की योग्यता और उनके व्यवहार के आधार पर ही दिया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों के पैरोल नियम जैसे कि रिहाई का मापदंड, अवधि और फ्रीक्वेंसी को संशोधित किए जा सकते हैं। मंत्रालय ने इसके साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि आतंकवाद और अन्य जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों को जेल से बाहर जाने की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि किसी भी अपराधी को पैरोल और फरलो
नियमित रूप से नहीं दिए जा सकते हैं। यौन अपराधों, हत्या, बच्चों के अपहरण और हिंसा जैसे गंभीर अपराधों के मामलों में अधिकारियों की एक समिति द्वारा तथ्यों को ध्यान में रखकर ही फैसला किया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने आदर्श जेल मैनुअल 2016 का उदाहरण देते हुए कहा कि वे कैदी जिनकी मौजूदगी समाज में खतरनाक मानी जाए या फिर जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक द्वारा जिनके होने से शांति व कानून व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका जाहिर की गई हो, उसकी रिहाई पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे कैदी जिन्हें खतरनाक माना जाता है या जो हमला, दंगे भड़काने, ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, ऐसे कैदी जिन्हें खतरनाक माना जाता है जो हमला, दंगे भड़काने, विद्रोह या फरार होने की कोशिश करने जैसी जेल हिंसा संबंधी गंभीर अपराध में शामिल हो या जिन्हें जेल की सजा का गंभीर उल्लंघन करते हुए पाया गया हो, उनकी रिहाई के योग्य नहीं माना जाना चाहिए। डकैती, आतंकवादी संबंधी अपराध, फिरौती के लिए अपहरण, मादक द्रव्यों की कारोबारी, मात्रा की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के दोषी कैदी और ऐसे कैदी जिनकी पैरोल या फरलो की अवधि पूरा कर वापस लौटने पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को संशय हो, उन्हें भी रिहा नहीं किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा कि कैदियों की रिहाई के बाद फिर से अपराध में संलिप्त होने को लेकर भी चिंताएं जाहिर की गई हैं, क्योंकि कुछ मामलों में जेल से पैरोल, फरलो या सजा की अवधि पूरी होने से पहले रिहाई के बाद कैदी फिर से आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। ये एक गृह मंत्रालय का आदेश सभी प्रदेशों को दिया गया है। ये उसकी एक कॉपी है साहब, जो मैंने अभी आप सबको पढ़ के सुनाई है। अभी इसमें एक लाइन थी, ऐसे कैदी जिन्हें खतरनाक माना गया। कौन से कैदी होते हैं साहब? जो हमला कर दे किसी के ऊपर, या दंगे भड़काने का जो मसला है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है साहब, अव्यवस्था फैलती है, या फरार होने की कोशिश जैसे तमाम आरोप प्रत्यारोप। अब देखिएगा साथ संगत जी, जो अब बात कर रहे हैं, ये तो थी बात कि पिताजी के आने रुकने में क्या व्यवस्था हो सकती है कि पैरोल। हमने कहा कि पिताजी बेल पर आएंगे साहब पहले, फिर मुकदमे चलते रहेंगे जैसे हाल ही में चलते रहे। एक मसला ये, दूसरा मसला था, चलिए पहले इस मसले बात करें, दूसरे बाद में करते हैं, कि आखिर जब पिताजी चले गए जेल साहब तो आएंगे कैसे? आएंगे साहब ऐसे कि मुकदमा चलेगा हाई कोर्ट में, सुनवाई होंगी और सुनवाई के बाद पिताजी आएंगे। ये है रास्ता, लेकिन व्यवस्था को बिगाड़ा कैसे जा रहा है, उस रास्ते को कैसे खराब किया जा रहा है। आपसे ये साहब पिछले 3 दिन से चौथा दिन, तीसरा दिन शायद, ये एफिडेविट दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये एफिडेविट की कॉपी है जो आप सबने भर के दिए हैं। ये उल्टा दिख रहा है आपको, मैं सीधा दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए, ये सीधा है। ये सब आपने भर के दिया है एफिडेविट पे, 10 रुपये के एफिडेविट पे। मेरी बहुत सारे सेवादारों से बात हो रही है, लगातार फ़ोन आते हैं सेवादारों के, तो वो कहते हैं कि भाई हमारी गलती क्या है भाई जी, हमें तो हमारा एक ब्लॉक का जिम्मेदार था, वो आया था हमारे पास और उसके साथ कुछ सेवादार थे जो कह रहे थे कि भाई पिताजी की ज़मानत करानी है, हम पिताजी को बरी करा के लाएंगे। आप ऐसा एक फॉर्मेट बनाया हमने और आप इस पर साइन करके हमें दे दें, हम पिताजी के केसों में इसको लगाएंगे। ये वाला एफिडेविट है साहब जो आप सबको दिया गया। कॉपी सॉफ्ट मेरे पास भी थी, मेरे मेल पे पड़ी थी, मैंने ढूंढ के निकाली इसको। और पिछले 3 दिन से हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा गंभीर है। जब हमें बोला जाता था कि जज भी खुद, वकील भी खुद होंगे, तो कुर्बानी गैंग बनाने की जरूरत थी। किसने बना? आप थे उस कुर्बानी गैंग में? थे तो कुर्बान क्यों नहीं हुए साहब? तो फिर तो आपने हुक्म नहीं माना साहब। मैं किसी कुर्बानी गैंग का हिस्सा नहीं था साहब कभी, और कोई कुर्बानी गैंग नहीं था। कुर्बानी गैंग आज तक के एंकर के द्वारा 26, 27, 28 तारीख को अगस्त में बराबर बोला जाता कुर्बानी गैंग जो आई थी मारने मरने के लिए। और उसमें दिखाया क्या जा रहा था टीवी पर, आप सब ने एक हल्फिया बयान दिया था। सतनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स में जब हम भर्ती होते हैं ना साहब, जिस वक्त, उस वक्त एक हल्फिया बयान देते हैं कि अगर किसी सेवा कार्य के दौरान मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे परिवार कभी भी डेरा सच्चा सौदा पर कोई कानूनी कार्रवाई या ये कहें कि विवाद क्रिएट नहीं करेगा, क्लेम नहीं करेगा मेरी डेथ को। उस एफिडेविट को मीडिया ने कुर्बानी गैंग का और उसी भाषा का इस्तेमाल आज अगर हुक्मचंद जी आप कर रहे हैं ना साहब,
तो आप में और उन उस दंगे के बाद जो डेरा प्रेमियों को कुर्बानी गैंग का बकरा कहा जाता था, कुर्बानी करने वाले कहा जाता, तो उसमें और आपकी भाषा में कहीं रत्ती भर फर्क नहीं है। या मैं कहूँ कि जो हमारे कुछ साथी हैं जो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कुर्बानी गैंग, ये गैंग, वो गैंग, ये मीडिया की भाषा है। मीडिया ने कुर्बानी गैंग, आप सर्च करो 2017 पंचकुला दंगा, कुर्बानी गैंग, खट से आपको बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएंगी। देखिए चलिए मैं कोशिश करके दिखाता हूँ शायद। क्योंकि हमें बाहर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने सिर्फ, और आप टाइप करके देखिएगा, आपको सबको दिखाई देगा। फ्लैश बंद कर दीजिएगा, ये देखें, ये पढ़े क्या लिखा है। मैंने सिर्फ लिखा है, ऊपर मैंने ये लिखा है कुर्बानी गैंग डेरा सच्चा सौदा, सिर्फ इतना लिखा है। और यहाँ देखिए, डेरा सच्चा सौदा की कुर्बानी गैंग का हुआ पर्दाफाश, डेरे की चेयरपर्सन से हुआ खुलासा। हरियाणा पुलिस ऑन कुर्बानी गैंग ऑफ डेरा सच्चा सौदा। डेरे के पूर्व सेवादार ने खोली कुर्बानी गैंग की असलियत, बोला ठिकाने लगा देते हैं। तो ये भाषा, ये उन कुर्बानी गैंग का जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये डेरा विरोधी लोग हैं जो चाहते हैं कि डेरे पर ताले लग जाएं। कुर्बानी गैंग, मैं किसी कुर्बानी गैंग का हिस्सा ना था ना हूं, तथाकथित जो कुर्बानी गैंग बताई जाती है, और एफिडेविट हमारा वो वाला दिखाया जाता, तो जो आपने जो शास्त्राम जी क्लीयरेंस वेलफेयर फोर्स के सेवादार हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आप कुर्बान क्यों नहीं हो गए साहब? अगर कुर्बानी गैंग का आप हिस्सा थे तो आप अपराधी हैं। आपको जाके सरेंडर करना चाहिए पंचकुला पुलिस के सामने कि जी मैं कुर्बानी गैंग का हिस्सा था, मैंने दंगा किया, मुझे गिरफ्तार कर लो। आपको करना चाहिए काम। हम ना तो कभी किसी कुर्बानी गैंग का हिस्सा थे, ना होंगे, और ना हमारे सदगुरु की कभी सीख रही है। और पिताजी ने कभी किसी को सिखाया भी नहीं कि जाके कुर्बान हो जाओ। लेकिन अब आप सब लोग कहते हैं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन चलिए, विषय से भटक रहे हैं थोड़ा सा, और मैं चाहूँगा हुक्मचंद जी हम इस पर बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी जिस वजह से प्रोग्राम कर रहा हूँ और जो खतरनाक चीज़ है उस पर बात कर लेते हैं। इसमें एक एफिडेविट में जो आप सब ने दिया, इसमें चौथा कॉलम है, पैरा नंबर 4, उसमें लिखा है कि बयान किया कि 17 अगस्त, ये आप सब देख भी लें, आसानी रहेगी आप सबको समझने में भी। बयान किया कि 17 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा से संबंधित सेवादारों किसी भी प्रकार की सामाजिक सेवा करने वाले लोगों की मासिक मीटिंग का आयोजन हर बार की तरह डेरा प्रमुख कौन है जी? डेरा प्रमुख के निवास स्थान पर किया गया था। एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है प्रेम भाई, जाके एफआईआर कराओ कि जी मैं कुर्बानी गैंग का मेंबर हूं और मुझे फलाने रामलाल ने भेजा है। करो, लगेगा पता कितनी ताकत है हम सब में। लेकिन किसी के बहकावे में आकर हम गलत बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत ही आपके लिए भी दुखदाई है, और बेपरवाही वैसे ही कष्ट में हम सब की वजह से, ये हम सबका नालायकपना है ऐसा। लेकिन चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब। लेकिन जो अभी जो आपके एफिडेविट उस पर बात कर लेते हैं। कहाँ थी जी मीटिंग? हर बार की तरह डेरा प्रमुख के निवास स्थान पर थी। निवास स्थान कौन सा है पिताजी का? तेरावास, जिसमें कई लाख लोग बैठ जाते, कई लाख लोगों ने मीटिंग की। और मैं कह रहा था ना कि इससे हमारे सतगुरु के आने के रास्ते में खलल है साहब। ये एफिडेविट आपका जो आपने ये क्या करके देना, पिताजी आएंगे, रिहाई है साहब। ये रिहाई नहीं है, परमानेंट कैद का फरमान है जो जाने अनजाने में आप लोगों ने दे दिया है साहब। किसी के बहकाए में आकर के दिया है, कैसे दिया है ये आप समझिएगा, लेकिन मैं भी आपको समझा देता हूँ एक बार और कैसे। ये मैं वापस उसी लेटर पे आ गया हूँ जो मैंने अभी आपको पढ़ के दिखाया था कि किन लोगों को पैरोल, बेल या फरलो नहीं मिलती है। यानी कि जब तक भी 8-10 साल मुकदमा चलेगा तब तक पिताजी को जेल में ही रहना होगा। किसी भी मुकदमे की पैरवी के लिए पिताजी बाहर नहीं आएंगे, आपके इस बहुत बड़े कारनामे की वजह से जो आपने ये एफिडेविट दिया है साहब। इसमें देखिए एक लाइन थी, गृह मंत्रालय का आदेश है कि किन लोगों को कैसे कैसे ट्रीट करना है। ये इसमें लिखा है कि ऐसे कैदी जिन्हें खतरनाक माना जाए, जो हमला या दंगे भड़काने
इसमें आपने कहा कि हमें उकसाया जा रहा था, कोई कह रहा था कि गलियों पे आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ, सब यहाँ आ जाओ। तो इसका मतलब दंगा भड़काने की साजिश थी। कहां पर थी? इस एफिडेविट के अनुसार, जो कि आपको बहकाया गया और वो बहकाए में आकर के आप लोगों ने लिख के दे दिया साहब। क्योंकि लग रहा है साहब तीर आप ही चलाओगे तभी गंगा जी बहेगी, नहीं तो कोई बात नहीं, तो आनी नहीं गंगा जी। तो क्योंकि कई बार हम आवेश में आके बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। फॉर माई इन्फॉर्म, ये तब तक नहीं लगे साहब, पैरोल जब मिली ना, आज से ये पिछले कई महीने पहले की बात है। रोहित जी, मुझे सारी जानकारियां हैं, लेकिन अभी बात हम कर रहे हैं बेल और पैरोल की। इसके आधार पर एक दिन की बेल या एक दिन की पैरोल से पिताजी आए और आकर के दर्शन दे बिना दिए चले गए, अस्पताल में आए आकर चले गए, इलाज के लिए पैरोल मिली माताजी से मिलने के लिए। लेकिन अगर ये एफिडेविट्स नहीं लगाए जाते या नहीं लगेंगे या नहीं दिए गए हैं कहीं, तो ये पिताजी का जो व्यवहार है जेल में वो एक आदर्श कैदी की तरह है, ना किसी लड़ाई झगड़ा कहा सुनी, बहुत शांति प्रिय पिताजी का चल रहा है। लेकिन जब बात आती है इस ऐसे एफिडेविटों की जिसमें आप कह रहे हैं कि डेरा मुखी के निवास पर, डेरा प्रमुख के निवास पर 17 तारीख को एक मीटिंग होती है बहुत बड़ी, बहुत बड़े स्तर पर, जहां पर ये सब प्लानिंग होती है कि ये जला दो, वो फूंक दो, ये रोक दो, यहाँ चल जाओ, यहाँ सड़क पे आ जाओ, वहीं आ जाओ। तो सरकार, ये आप कह रहे हैं कि पिताजी को नहीं आना चाहिए क्योंकि ये कागज वहीं इस्तेमाल होंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर जिस बारे में मुझसे बहुत सारे लोगों की बात हुई फोन कॉल्स पर कि भाई जी क्या पिताजी का, हाँ यही साहब, रोहित भाई बिल्कुल सही है, बेल बॉन्ड पे ही, मैं नाम नहीं ले पा रहा था, समझ में आ गया भाई, बेल बॉन्ड कैंसिल क्यों नहीं करवाए पिताजी के। अब सुनिएगा आप ही, मैं इसको लिखते लिखते बोलूंगा तो मेरा भी दिमाग ठीक ठाक चलता रहेगा। और मैं ना बेल बॉन्ड पे बात करूंगा, ये मैंने एक मैसेज हाइड कर दिया आपके। अब मैं मैसेज किसी का नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ मत लिखिएगा तो समझ में नहीं आएगा मुझे। पहली बात आप ये समझे कि पूज्य पिताजी 25 अगस्त 2017 से 25 अगस्त 2017 से सुनारिया में है साहब। सजा कितनी होती है पिताजी को? 10 साल, 10 साल टोटल 20 साल। क्या एक एक करके मुकदमे रजिस्टर्ड हुए पिताजी पर? नहीं हुए। कब से मुकदमे दर्ज हैं पिताजी पे? 2002 से। कुल मुकदमे जो मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक 4 रजिस्टर्ड हैं जो पिताजी के खिलाफ चल रहे हैं। एक साध्वी वाला, दूसरा छत्रपति, तीसरा रंजीत, 3 डिसाइड हो चुके हैं और चौथा है आपका नपुंसक वाला। टोटल 4 मुकदमे। पहले मुकदमे का फैसला 2017 में आता है साहब, जिसमें पिताजी को कुल मिलाकर के 20 साल की सजा होती है। कितने साल साहब? 20 साल। दूसरे 1 साल बाद दूसरे मुकदमे का फैसला आता है, 2000 शायद अभी आया था 19 में, जनवरी में 2019 की जनवरी में आ गया। उसमें पिताजी को क्या क्या सजा होती है साहब? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास, ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी। अभी तीसरा वाला केस चलता है जो अभी है, हाल ही में जो आया इसका रंजीत वाला। इसमें कितने साल की सजा हुई है पिताजी को? 6 महीने की, साल भर की, या आजीवन कारावास? इसमें भी पिताजी को आजीवन कारावास हुआ। अब बात करते हैं बेल बॉन्ड क्यों नहीं रिजेक्ट किया गया या क्यों नहीं कैंसिल करवाए गए। बेल बॉन्ड छोटे मोटे चोर उचक्कों के या गली मोहल्ले में जो झगड़े होते हैं ना, जो हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल टाइप होते हैं, यानी कि एक आदमी पर 20 मुकदमे चल रहे हैं साहब, और अचानक वो 20 मुकदमे में वांटेड है। ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, वांटेड है वो कहीं किसी कस्टडी में नहीं है, वो वांटेड है 20 मुकदमों में। और किसी एक छोटे से झगड़े में, बाइक एक्सीडेंट में वो पकड़ा जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। तब
उन अपराधों की जो संज्ञा है, जो उसकी सजा होगी साहब उन अपराधों में, जैसे मान लीजिए 307 का है साहब 5 साल 3 साल 2 साल, 308 का है 5 साल 10 साल 3 साल, ऐसे वकील कैलकुलेट करते हैं साहब। उस कैलकुलेशन के बाद वो ये देखते हैं कि जिस मुकदमे में आज सजा है क्या यार कराई जाए नहीं कराई जाए। और पूज्य हजूर पिताजी तमाम चारों मुकदमों में परमानेंट बेल पर थे। एक होती है फरार मुजरिम के लिए जिसे हम एंटीसिपेटरी बेल बोल देते हैं, बाहर से बाहर जमानत, हिंदी में बहुत सीधी भाषा में ना भाई, मैं तो पेश भी ना, बाहर से बाहर जमानत हो गई, उसे कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। पहले पिताजी को एंटीसिपेटरी बेल मिली सभी में, फिर उसके बाद सभी में परमानेंट बेल हुई पिताजी की। एंटीसिपेटरी बेल के बाद जब परमानेंट बेल हो गई साहब सबकी, परमानेंट बेल में चारों ही मुकदमे पिताजी परमानेंट बेल पे, जिसमें 3 में परमानेंट पे थे, चौथा जो आया शायद 2019 में उसमें परमानेंट बेल मिली पिताजी को। जब आपने सुना होगा कि बाबा राम रहीम को जमानत मिल गई है, परमानेंट जमानत मिली, उस वक्त हंसराज वाले मुकदमे में पूज्य पिताजी को परमानेंट बेल मिली थी। परमानेंट बेल क्यों लगाई गई थी और कोई सी भी बेल क्यों खारिज नहीं कराई गई थी, उसकी वजह सुन लीजिए। ये मेरा अनुमान है साहब, एज ए अनुमान, ये नहीं कि मुझे किसी ने मंत्र दे दिया कि जाके आज बोल देने वाला, एज ए अनुमान, क्योंकि आपको भी ये समझ में आना चाहिए कि आखिर क्यों। मान लीजिए मुकदमा चल रहा है साहब, 20 साल की सजा हो गई, फिर अगले में आजीवन कारावास हो गई, फिर दोनों में हो गई, और इधर तीसरे में इधर हमने लगाई, बेल लगाते हैं हाई कोर्ट में, और इन दोनों मुकदमों में बेल मिल जाती है साहब। और हम पहले अगले 2 मुकदमों की, रंजीत हत्याकांड की और क्या नाम था इसका, नपुंसक, इन दोनों की बेल हम कैंसिल करा देते हैं साहब जी। बेल कैंसिल करा दी साहब हमने। अब होगा क्या, आप 2 मुकदमों में तो जेल से बाहर जाएंगे, लेकिन अगले जो दो बेल बॉन्ड आपने कैंसिल करा दिए, उसके ब्याह पर आपको जमानत नहीं मिलेगी। कब तक, जब तक आप उस मुकदमे में भी जमानत नहीं लेंगे साहब। बहुत सरल भाषा है। अब मान लेते हैं कि अगर पिताजी को, अगर हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई होती पहले साल में ही, 1 साल के बाद पिताजी की बेल लगाते, सपोज मान लेते हैं एक बार को, छत्रपति का फैसला नहीं आया 2018 में, 19 में आया फैसला साहब जनवरी में, और 2021 में, अक्टूबर 21 में रंजीत हत्याकांड का फैसला। अगर पिताजी को 2018 के अगस्त या सितंबर में बेल मिल जाती सादगी यौन शोषण में, तो अब मुझे जवाब दें इस बात का, और हम ये सारे बेल बॉन्ड कैंसिल करा लेते, तो क्या पूज्य हजूर पिताजी बाहर आ पाते या नहीं आ पाते? नहीं आ पाते सर, आपको जमानत में जाना पड़ता। जमानत मिलती है साहब, आप तो पहले ही बेल कैंसिल करा चुके हैं अपनी। दूसरी बात, कैसे बहका रहे हैं आपको, क्योंकि बहकाने वाले बहुत ज्यादा समझदार हैं। कितने समझदार हैं? 20 साल की सजा और आजीवन कारावास। आजीवन कारावास के बाद सिर्फ एक ही सजा बचती है, जो मैं बोलना नहीं चाहता। आप भी मुझसे बेहतर समझ सकते हैं इस बात को। सिर्फ एक। दूसरा, जैसे ही सारे बेल बॉन्ड कैंसिल होते साहब, आपको दूसरे जो है ना सामने वाले वकील, वो ये कहते थे देखो जी दुर्दांत अपराधी हैं, पहले वाले केस में गए थे, बड़ी मुश्किल से आते हैं, बेल मत दे देना। 101% खारिज होती साहब। जी किचड़ साहब बिल्कुल बात करेंगे, कॉल कर लूंगा मैं आपको, प्रोग्राम के बाद बात करते हैं। और जो मुकदमा लड़ रहे हैं ना साहब, जो जेल गए हैं, उनसे पूछो कि बेल कितनी सरलता से होती है, कितनी कठिनाई से होती है। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, अब एक बार बताओ, आजीवन कारावास से बड़ी कौन सी सजा है, या उससे छोटी कौन सी सजा होगी? उससे बड़ी कोई सजा तो है नहीं। अब मान लेते हैं एक बात छोटी सी मान लीजिए, पिताजी के पास बेल बॉन्ड है, किसमें?
क्या नाम है इसका, नपुंसक वाले हंसराज केस में पिताजी के पास बेल है, आज परमानेंट बेल है। और उस परमानेंट बेल के होते हुए अब पिताजी को मान लेते हैं 5 साल की सजा मिलती है साहब, उसमें 5 साल की मान ले, तो क्या पिताजी बाहर आ रहे हैं 5 साल के बाद? नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि आजीवन कारावास है साहब। है ना सत्संग जी, बड़ी मजेदार कहानी है। नहीं, मैं सीक्रेट बात शो नहीं कर रहा हूं सीताराम जी, क्योंकि लोगों ने मूर्ख बनाया और उनमें से एक मूर्ख बनाने वाला प्रोग्राम में जुड़ करके कुछ लिख रहा है अभी। ऐसा नहीं है रोहित भाई, ऐसा नहीं है। जिसमें कन्विक्टेड है उसमें तो मिल जाएगी। ये देखो, इनकी भाषा देखिए, उस परमानेंट बेल का घंटा फायदा है, क्योंकि स्पिरिट हमेशा वहीं काम करता है जहां पर जख्म होता है। क्योंकि आपका बनाया हुआ जाल, मैं चूहा हूं साहब सतगुरु के दर का, वो शेर जाल में है तो उसको कुतर रहा हूं। अगर मेरे कुतरने से इतनी तकलीफ हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि साथ संगत को जागरूक करने से बड़ा काम शायद दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि मैं उस सिस्टम, उस हिस्से के लिए काम कर रहा हूं जिसे डेरा सच्चा सौदा कहते हैं साहब। अमरजीत भाई, पिताजी के आने का रास्ता बहुत टफ हो गया है इस एफिडेविट के बाद, क्योंकि इसमें और गृह मंत्रालय का जो नया आदेश 2016 के बाद जो लागू हुआ है उसके हिसाब से कि अगर किसी उस व्यक्ति के बेल पैरोल या जमानत पे आने से, जिस व्यक्ति ने दंगे की साजिश की हो, उस व्यक्ति के आने पर बेल पे या पैरोल पे बड़ी दिक्कत हो सकती है। और आपने हजारों एफिडेविट दिए साहब, वाले हजारों दिए होंगे, मैं पक्का बता दूं। ये जो आपने दिया ना लिख करके, शपथ पत्र दिया कि हाँ बाबा हर महीने की तरह मासिक मीटिंग का आयोजन हर बार की तरह डेरा प्रमुख के निवास स्थान पर किया गया था। साहब, ऐसा कैसे संभव है कि एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर बहुत सारी पब्लिक बैठी है और पब्लिक ने हाय तौबा किया, ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद एकदम से सब चीजें हो रही हैं, तो बड़ी हैरानी वाली बात है। मुझे जवाब नहीं है। एक काम करो सैम जी, आप अपने पेज पर लाइव और वहां बेवकूफ बनाओ लोगों को बैठ करके। और आप कहें तो मैं मैंने एक पेज और खोला था कल रात को, अगर मुझे मिला तो भी मैं मैसेज हाइड कर दूं, क्योंकि कुछ लोग ना आप ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं, क्योंकि भक्त और अंधभक्त दोनों एक साथ हैं। क्योंकि स्थिति बहुत खतरनाक है। पिताजी को जेल भेजने वाले, जिन्होंने पिताजी को सजा कराई ना साहब, वो चाहते हैं डेरा बंद हो जाए, डेरे की तमाम व्यवस्थाएं ठप पड़ जाएं, डेरे की तमाम मानवता भलाई कार्य रुक जाएं। इस तरह की बहुत बड़ी मंशा है लोगों की। कौन किसके हाथ की कठपुतली है यहाँ पता ही नहीं है, मास्टरमाइंड कौन है पता ही नहीं है साहब। लेकिन हम जाने अनजाने ऐसे लोगों की हाथ की कठपुतली बनते जा रहे हैं, या मैं कहूँ कि बन गए हैं। क्योंकि जब हम अपना विवेक इस्तेमाल नहीं कर सकते, चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर सकते, तो तब क्या होगा बताएं। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, चीजें बहुत उलझी हुई हैं और लोग उलझा रहे हैं उन चीजों को। कैसे उलझा रहे हैं उसका उदाहरण दिया मैंने, एक छोटा सा उदाहरण है जो देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई वकील नहीं, मैं आप जैसा एक आम नागरिक हूं देश का। और जब चीजें समझ में आती हैं कि भाई मेरे गुरु को फंसाने के लिए बहुत सारी चीजें पहले की गई और अब संगत को उससे विमुख करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। रंजीत हत्याकांड का, मलोट बम कांड से क्या काम है साहब? डेरा के इस पूरे व्यवस्था का क्या क्या काम है?
बिल्कुल सही बात है सीताराम जी। माइंडसेट नहीं है, माइंडसेट नहीं है ये, एक्चुअली आपकी ही बनाई हुई है चिट्ठी। बिल्कुल सही बात है। ये एफिडेविट जिन जिन लोगों ने दिया है वो जानते हैं कि किसका बनाया हुआ है। इसमें एक वर्ड भी, एक शब्द का भी, एक अक्षर का भी हेरफेर नहीं है कि यहाँ पे कुछ लिखा हो, मैंने कुछ और मिटा के किया हो। इसको, इस एफिडेविट की सॉफ्ट कॉपी मैंने सच की राह का जो ग्रुप है हमारा, मैंने उस पर डाली है, और उसमें जो सेवादार जिन जिन ग्रुप में वहाँ पर वो शेयर बेशक करें और बताएं लोगों को कि भाई ये वाला एफिडेविट जिसने दिया है वो उस एफिडेविट का खारिजनामा भी तैयार करें, नहीं तो दिक्कत में आप सब भी आने वाले हैं। प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। देखिए मैं तो एक बात चाहता हूं, जिसको लगता है कि भाई उसे लाइव आकर के मुझसे बात करनी चाहिए, वो अपने पेज पे लाइव करे, खूब करे, खूब बहकाए संगत को, जैसे बहका सकते हैं, जैसे मैं बहकाने की कोशिश कर रहा हूं ना, वैसे कर ले वो। नहीं, नाचो खूब साहब। हम लोग नहीं जानते कि ये किसने बनाई है, पर वो खुदा तो जानता है। बिल्कुल सही बात है तन्मय गुप्ता जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सच की राह ग्रुप में मेरा नंबर ऐड कर दो भाई जी। अमरजीत जी बिल्कुल, अपना ब्लॉग, ये एफिडेविट कैंसिल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आपको सिर्फ एक दूसरा एफिडेविट बनाना होता है जिसमें लिखना होता है आपको कि मैंने किसी के बहकावे में आकर, इसमें बहुत सारी जानकारियां गलत जो उन्होंने मुझे टाइप करके दी थी, मैंने उस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं उसके बहकावे में आकर, तो मैंने जो पहला वाला एफिडेविट दिया है कृपया उसे खारिज माना जाए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी, बस, उसके अलावा कुछ नहीं है सर। किस चीज की कार्रवाई चाहते हैं खट्टे खिलाफ? आपको मुकदमा तो करो साहब, उसके उस पर आप मुकदमा तो करो। खट्टा मेरा रिश्तेदार नहीं है, और जिन्होंने उसके साथ रिश्तेदारी निभाई आलोक के स्टिंग को खत्म करने के लिए, वो मैंने आपको कहा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, आलोक जी के साथ करूंगा लाइव, तो दूध का दूध और पानी का पानी भी करूंगा सर। ठीक है अमरजीत भाई, प्रोग्राम के बाद आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। देखिए मैं कभी किसी के प्रोग्राम में जाकर के नहीं कहता, या कभी आप किसी भी वकील को, जिम्मेवार को नहीं सुन सकते कि किसी ने कहा कि भाई आ मेरे साथ लाइव आ जा, मेरे साथ ये कर ले, मेरे साथ वो, जरूरत ही नहीं है। तर्क वितर्क की जरूरत उसे होती है साहब जिसे समझ में ना आए चीजें। सब समझ में आता है सैम भाई। भाई जी मान लिया 100% एफिडेविट है तो काबिल वकील, यार मैसेज कहाँ चला गया? तो काबिल क्यों साबित कर रहे हैं? क्या एडवोकेट्स की काबिलियत पर साथ संगत संदेह करे या नहीं? मैं कब से एक बात को आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत दिन से कह रहा हूं कि ये मुकदमा रामलाल और श्यामलाल का नहीं है। यह मुकदमा डेरा सच्चा सौदा के उस संत के साथ है जिसने इस सृष्टि से, यानी कि इस धरती से बुराइयों को खत्म करने का बीड़ा उठाया, जो नशों के खिलाफ है, जो वैश्यावृत्ति के खिलाफ है, जो तमाम सामाजिक बुराइयों के खिलाफ है। उस संत की लड़ाई उन पैरोकारों के साथ है जो इनके नशेड़ियों के, इन तमाम गतिविधियों के जो हिमायती हैं उनके पैरोकारों के साथ है। यानी कि सीधे सीधे कहूँ कि सरकार के साथ ये झगड़ा है, ये किसी व्यक्ति विशेष का मुकदमा नहीं है। साध्वी यौन शोषण का जो मुकदमा था, साध्वी यौन शोषण का जो मसला था, वो मसला सरकार और पूज्य हजूर पिताजी डेरा सच्चा सौदा की तरफ था। क्या वो किसी व्यक्ति के साथ मुकदमा लड़ा पिताजी ने? सिस्टम के साथ मुकदमा था।
और जितना आप अपना समय इतने सारे मैसेज लिखने में करें, उस बात को ध्यान से सुने तो समझ में आएगा कि ये मुकदमा सीबीआई के साथ था और सीबीआई सरकारी तोता होता है ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सीबीआई एक पालतू तोता है साहब सरकार का, और उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन जब मुकदमे सीबीआई की हद से बाहर निकल के आती है तो सीबीआई पार्टी होती है वहां। यहां फैसला करने वाली सीबीआई है। देखिए, जांच कौन कर रहा है? सीबीआई कर रही है। जांच में गवाह कौन इकट्ठे कर रही है? सीबीआई कर रही है। और तीनों मुकदमे में बार बार कौन कर रहा है? खट्टा सिंह गवाही कर रहा है साहब हर मुकदमे में। बड़ी मुश्किल से एक गवाह ढूंढा सीबीआई ने, जिसका नाम खट्टा सिंह है, और उस खट्टा सिंह की गवाही पर पूज्य हजूर पिताजी को सजाएं सुनाई गई है। अब उनको अगर चैलेंज करना है तो कहां करोगे? सीबीआई ने सुनना नहीं, क्योंकि जज भी उन्हीं का है साहब, जांच एजेंसी भी उनकी है, सबूत भी उन्हीं के हैं, गवाह भी उन्हीं के, सब कुछ उनका है। लेकिन जब बात आती है हाई कोर्ट में तो वहां सीबीआई एज ए पार्टी होगी साहब। सीबीआई के वकील होंगे, जज निष्पक्ष होगा सामने माननीय हाई कोर्ट के। तो अगर इतना भी समझ में नहीं आता साथ संगत जी, तो आपको जो लोग अपने पीछे लगाए हुए ना, उनके पीछे चलते रहिए। और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत बेहतर कर रहे हैं साहब। मेरा आप सबसे निवेदन है कि ओपन माइंड होकर के बहुत सारी चीज़ों को समझा करें आप लोग कि हाई कोर्ट सीबीआई में हार गए। सीबीआई में तो सारे ही हारते हैं, जा करके जीतता कौन है सीबीआई से? सारे के सारे हारते हैं साहब। आपके दिए गए प्रूफ्स को वो नहीं मानते। और मैं बार बार कहता हूं आप सबसे कि आपको बेवकूफ़ बना के अपने पीछे लगा कि 145 की मेडिकल रिपोर्ट है, ये फर्जी पिताजी को मारना चाहते हैं। अरे ये तो मुझे आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया इस बात का कि भैया, अरे हाँ, इतने बड़े बड़े तुर्रम खा भी देख रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं, बार बार मुझसे बात करो। लिख करके बताओ, आपके फाइलें हैं, आपने पढ़ी हैं, आपने देखी हैं, प्लीज़ ये बताओ लिख करके। संगत भी जानना चाहेगी कि 145 पन्नों की जो मेडिकल रिपोर्ट थी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आखिर हुआ क्या? पिताजी की उस मेडिकल रिपोर्ट को कोर्ट ने जब एक्सेप्ट किया तो क्या कह करके किया कि भाई ये रिपोर्ट फर्जी है, इससे कोई राहत नहीं मिलेगी, बाबा जी को रोज कोर्ट आना होगा। क्यों? अगर किसी के पास हो, अगर किसी के पास इस बात का जवाब हो तो वो लिख के जरूर बताएगा कि भाई उस मेडिकल रिपोर्ट को लगाने के बाद सीबीआई कोर्ट ने राहत दी थी या सख्ती कर दी थी। मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि फाइल आप लोगों के पास है, मेरे पास तो है नहीं साहब। आप लोग बहुत सूझवान हैं, समझदार हैं, आप लोगों को पता था कि फाइल कहां से मिलेगी, मुझे तो पता ही नहीं है, आज भी नहीं पता। लेकिन एक बात पता है कि बुद्धि विवेक के आधार पर चीजें समझ में आती हैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आज से नहीं कर रहा, पिछले 4 साल से कोशिश कर रहा हूं चीजों को समझाने की। पहले समझाता था, कुछ जल्दी समझ में आती थी, क्योंकि उस टाइम तक कोई सामने नहीं थे लोग। सिर्फ ये मसाले जो आजकल आते हैं ना चिट्ठियों के, ये ऐसे मसाले पहले भी आते थे। लेकिन आफ्टर लॉकडाउन बहुत सारी चीजें, आपके पास वक्त था बहुत सारा, आप सुनते गए, जहर इकट्ठा हो गया दिमाग में, निकलने में बहुत वक्त लगेगा। भक्ति इबादत अब मुझे तो लगता नहीं कि शायद कर भी पाते हो, नहीं कर पाते, मुझे नहीं पता कि जब इतना सारा जहर दिमाग में होगा तो इबादत में बैठोगे कैसे साहब। लेकिन हाँ, मेरे इस आज के प्रोग्राम से कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को बेचैनी बढ़ेगी कि यार एफिडेविट वाली बात भी खराब कर रहा है हमारी, और हमारी क्या बोलते हैं इसको, कल जो संगत को पाठ पढ़ाया कि वो वाला क्या बोलते हैं उसको यार, जो आज पूछा लोगों ने, बेल बॉन्ड का भी बेड़ा गर्क कर दिया। आप समझे बेल बॉन्ड को भी साहब। अगर
आजीवन कारावास पहले मुकदमे में, दूसरे मुकदमे में मिल गया पिताजी को, तो आप बेल बॉन्ड को साहब खारिज कराओ मत कराओ, चलिए मान लेते हैं पहले केस में सजा हो गई पिताजी को 10-10 साल की, दूसरे मुकदमे में आजीवन कारावास हो गया छत्रपति हत्याकांड में। अब तीसरे केस में हमने बेल बॉन्ड रिजेक्ट करा दिया, ये मान लेते हैं एक बार को, बेल बॉन्ड रिजेक्ट हो गया, कैंसिल करा दिया, और पिताजी को 5 साल की सजा हो जाती है इस वाले केस में। साजिश करता है जी इसलिए चलो 5 साल की सजा दे देते हैं। तो क्या 5 साल बाद पिताजी बाहर आते? नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि 20 साल की सजा तो है ऑलरेडी पहले। दूसरा, ये क्या गारंटी थी कि जैसे पहले वाले केस में ये कहा गया कि पहले 10 साल की सजा खत्म हुई, फिर उसके बाद 10 साल की काउंट होना शुरू होगी दूसरी। जज ये नहीं लिख सकता, आप उसी कलम रोक लेंगे कि भाई ठीक है जी, इन्होंने 10-20 साल की सजा इनको है जी, और चलो जी 5 साल की सजा 20 साल के बाद काउंट शुरू होगी। मंशा सीबीआई की आपको जेल में रखने की है। पिताजी ने वचन किया, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, जब पिताजी ने कहा कि ठीक है जब आप हमें यहीं रखना चाहते हो तो कम से कम हमें इतनी परमिशन दिला दो कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने भक्तों तक या लोगों तक नशा या जो मानवता भलाई के कार्य हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक कर सकें या उनको मैसेज दे सकें। क्या कहा था पिताजी ने कि अगर आप चाहते हैं कि हम यहीं रहें, क्योंकि मसला ये नहीं है कि बेल बॉन्ड कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, अगर कैंसिल भी करा लेते तो क्या रंजीत हत्याकांड में पिताजी की सजा क्या है? आजीवन कारावास। छत्रपति में क्या है? आजीवन कारावास। क्या इससे भी बड़ी सजा मिली है पिताजी को? चलो छोटी वाली आ गई बाहर। सदगुरु पैरी साध संगत जी, लोग आपको गुमराह करते हैं और आप होते हैं। मेरी क्या क्रेडिबिलिटी है इससे कोई मतलब ही नहीं है। मैं एक आम आदमी हूं, भारत का एक आम नागरिक हूं, और मेरे गुरु के दामन पर परमानेंट छींटे लगाने की कोशिश की जा रही है। मैं उन दाग से बचने और बचाने की कोशिश में लगा हूं पहले दिन से। लेकिन बहुत सारे लोगों की उत्पत्ति तब हुई है साहब जब पूज्य हजूर पिताजी की दया मेहर से पिताजी के जेल जाने के बाद साध संगत डेरे में लौटी, डेरे में सारे काम सुचारू रूप से होने शुरू हुए, तो कहीं ना कहीं डेरा विरोधियों को लगा यार जो मकसद था वो लगभग पूरा हो गया, लेकिन मकसद ये भी तो था कि डेरे बंद हो जाए। डेरे बंद नहीं हुए साहब, सब कुछ चल रहा है। तभी मैं बार बार कहता हूं कि कहीं ना कहीं कोई तो मास्टरमाइंड है जो इस पूरी सिस्टम को कठपुतली की तरह चला रहा है, और आप और मैं जाने अनजाने उस सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं या बन जाते हैं जिस सिस्टम से पिताजी की लड़ाई है। बेल बॉन्ड अगर मान लीजिए हमने मान लिया कि भाई बेल बॉन्ड हमने कैंसिल करा लिया, अब आजीवन कारावास की सजा हो गई है आज 18 तारीख को, तो बताएं क्या होगा, क्या हल है इस बात का? लेकिन ये आपको तो एक घुट्टी पिला दी गई शाम को जी कि बेल बॉन्ड कैंसिल हो जाने चाहिए थे। बड़ा तजुर्बा। बेल बॉन्ड जो कैंसिल कराए थे उठाए गिरे चोर उचक्कों के होते हैं साहब, जिनके बहुत सारे मुकदमे चल रहे होते हैं, जिनमें 1 महीने 6 महीने साल भर 2 साल 3 साल की सजा होती है। वो कंटिन्यूसली सारी सजाएं एक साथ काउंट हो जाए। लेकिन आपको तो ये समझाया जा रहा है ना कि बेल बॉन्ड कैंसिल हो जाने चाहिए थे। क्योंकि ये मुकदमा वाली दो जहान का है, इसे सरकार के साथ लड़ा जा रहा है साहब। लेकिन हाँ, हम मालिक की रहमत से बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर जाते हैं और हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही है साहब आपका। अभी किसी ने लिखा था, मैसेज चला गया ऊपर। अभी एक भाई ने लिखा था कि गुमनाम चिट्ठी से पहले किसने एफिडेविट दिए थे कि फिर सजा क्यों हो गई? सजा तो हो चुकी है सरकार। सजा के बाद का जो मसला है, बेल या पैरोल जो मिलती है ना साहब, आपके कैरेक्टर को मिलती है।
आपका कैरेक्टर जेल में कैसा है, आपके जाने से बाहर क्या व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी या व्यवस्थाएं बनेंगी, उस आधार पर होता है। अभी मैंने आप शायद आप बाद में जुड़े मालिक के पहले मैं एक बार दोबारा एक लाइन आपको दिखा दूं, ये आप सब नजर रखिएगा इस पर, ये देखिएगा जरा, ये देखिए। ऐसे कैदी जिन्हें खतरनाक माना जाता है या जो हमला, दंगे भड़काने, विद्रोह या फरार हो जाने की कोशिश करने जैसी जेल हिंसा संबंधी गंभीर अपराध में शामिल हो। और आपका जो एफिडेविट है जो आपने दिया है, पक्की बात है जब आप पक्ष में बोल रहे हैं तो जरूर दिया होगा आपने। इसमें एक लाइन है जो मैंने अंडरलाइन की है, मैं आपको ये दिखा दूं, आप पढ़िएगा। अच्छा है कि आप इस तरीके से सवाल पूछेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन जो ये देखें, ये लिखा है साहब कि 4 नंबर पे पढ़िएगा आप, यहाँ पे ये 4 नंबर। बयान किया कि 17 अगस्त 2017 शाम को डेरा सच्चा सौदा से संबंधित सेवादारों किसी भी प्रकार की सामाजिक सेवा करने वाले लोग की मासिक मीटिंग का आयोजन हर बार की तरह डेरा प्रमुख के निवास पर किया गया था, जिसे तेरावास कहा जाता है। डेरा प्रमुख के निवास पर, डेरा प्रमुख कौन है साहब? डेरा प्रमुख अन्नू है, डेरा प्रमुख मोहनलाल जी हैं, डेरा प्रमुख हनीप्रीत बहन है, डेरा प्रमुख भाई जसमीत हैं। कौन है? डेरा प्रमुख पूज्य हजूर पिताजी हैं साहब। और उनकी मौजूदगी में अगर दंगा भड़काने की प्लानिंग चल रही है, जिसे आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे एक संजय सिंह नाम का आदमी था, वो कह रहा था पिताजी बच्चा सड़क पे होना चाहिए, हनीप्रीत बहन का नाम लिखा है कि पिताजी ऐसा कुछ होना चाहिए कि सब लोग सड़कों पर हों, तो ये प्लानिंग है साहब। जो 25 अगस्त को आपने लिखा है कि 17 अगस्त को जो मीटिंग थी उसमें सब बातें ये हो रही हैं। और कहाँ हो रही हैं? डेरा प्रमुख के आवास पर। आवास कहते हैं घर को, जहां पर रहते हैं। डेरा प्रमुख के आवास पर हो रही है और वहां पर हो रही है बातें, और उनकी जानकारी में ना हो, वो कैसे संभव है? और फिर ये भी कहा गया है एक लाइन में कि जिसे पिताजी कह रहे हैं ठीक है बेटा, हम आपकी भावनाओं से ऊपर नहीं जाएंगे, मतलब कि जो तुम करोगे ठीक करोगे, हम तुम्हारी बात को काटेंगे नहीं। फिर भी आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करें साहब, वहां भी पूछ लिया करो कभी कभी, वहां तो बहुत बढ़िया करते, पूछ लिया करो कभी कि भैया जो ये एक एफिडेविट है ना, ये मैंने तय नहीं करा साहब, सेतिया साहब, ये भी आपके वकील के द्वारा बनाया गया। सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है इसकी, जो मेरे मित्र रंजीत के द्वारा मुझे दी गई थी। ये एक सॉफ्ट कॉपी है जो मैंने हार्ड कॉपी बना ली, इसका प्रिंट आउट निकाला आप सबको समझाने के लिए। प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, पहले तो आप सबको यही समझा जाता है कि जो बनाया ना वो बहुत बड़ी मिसाइल बना दी हमने, और पिताजी इसी से बाहर आएंगे। इससे डेरा सच्चा सौदा की आन बान शान पर बट्टा लगाने वाला मैं कहूँ इसको, तो कुछ ज़्यादा ताज्जुब नहीं है मुझे। लेकिन आप ठीक है, आप लोग करें एफर्ट अपना साहब, आप घर घर जाके भरवाएं इनको, एफिडेविट को लगाएं। लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो पता लगेगा साहब। आज नहीं पता लगेगा, 10 दिन बाद पता लगेगा, लेकिन पता लगेगा जरूर। रंजीत को बोलो लाइव कर ले, उस पे क्या है वो एक काल का दलाल कुछ पता नहीं कुछ है, वो उड़ा लगाए वहां पे, चलाए अपना प्रोग्राम। कौन मना कर रहा है? जैसे मैं क्षमता रखता हूं बोलने की, ऐसी वो भी रखे, बोले जो उनको बोलना है। और आखिर रंजीत ही क्यों, सारे बोलो साहब, किसने मना किया आप सबको? नींद तो डांगी साहब उड़ी पड़ी है गद्दारों की। इतनी बेचैनी है कि सामने आकर के सब कुछ, और इतना घृणात्मक चल रहा है कि व्हाट्सएप में पढ़ता हूं तो मुझे हैरानी होती है कि क्या भाई फिर रोज आके एफिडेविट पर आके क्यों बोलते हो? कबीर साहब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे गुरु की आन बान शान के खिलाफ है ये। इसके हिसाब से मेरे गुरु के मौजूदगी में दंगे की प्लानिंग होती है, और दंगा 25 अगस्त को हुआ,
जो वहाँ बहुत सारे लोगों ने किया, और जो कह रहे हैं कि मैं कुर्बानी गैंग का था, मुझे कुर्बानी गैंग में शामिल किया गया था, तो फिर क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं जाके सरेंडर करते जी मैं कुर्बानी गैंग करता, मुझे पकड़ो साहब, 25 अगस्त को दंगा हुआ था पंचकुला, मुझे पकड़ो। ऐसे क्यों नहीं बोलते जाकर के, आप बोलिए। लेकिन नहीं, फेसबुक पे बोलेंगे साहब हम तो कुर्बानी गैंग के आदमी थे। अरे वहाँ बोलो ना साहब जाकर के, जैसे एफिडेविट ये बनाया ना, एक ऐसा बना लो जी मुझे कुर्बानी गैंग का आदमी हूँ, मैंने कुर्बानी का प्रसाद लिया था और मैं ऐसे ऐसे हूँ। आप में और इस भाषा का, इन भाषाओं में क्या फ़र्क है, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्यों नहीं समझते इन चीज़ों को। ये पढ़े ना आप, देखिए सिर्फ गूगल पे लिख लो आप कुर्बानी गैंग का मतलब क्या, आपको डेरा सच्चा सौदा दिखाई देगा। और आप यहाँ भी वही सब कह रहे हैं कि 17 अगस्त को डेरा, ये लिखा देखो, इस हर बार की तरह डेरा प्रमुख के निवास स्थान पर मीटिंग का आयोजन किया गया था। क्योंकि यहाँ सतगुरु के चाहने वाले कम और आजकल पीछे चलने वाले लोग बहुत सारे। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, चलिए 1 घंटा लगभग हो गया, आप सबका बहुत सारा समय, कीमती समय खराब किया है। और भक्तों से मेरी खास निवेदन है कि फॉलो करना है सिर्फ पिताजी को करो साहब, बाकी फॉलोवर डेरा सच्चा सौदा के बनोगे तो बेपरवाह जी की दया में रहमत और खुशियां बहुत मिलेगी। शब्दों को गोल मत घुमाओ हुकुमचंद जी, ये कहो कि हाँ मैं एफिडेविट दूंगा जाकर के, भाई जी एफिडेविट को मारो गोली। अब क्या हो सकता है, पिताजी के केस का क्या, सारी जिंदगी रोते रहे एफिडेविट को एफिडेविट को लेकर के रोने की जरूरत नहीं है भाई। आप एक बात समझे, किस एफिडेविट से जब जब पिताजी की जमानत लगाई जाएगी, जब जब जमानत लगाई जाएगी या जब जब पैरोल लगाई जाएगी साहब, तो जो आपका ये दस्तावेज है ना, ये आपका आत्मघाती कदम है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने दे दिया, बहुत अच्छा किया आपने, आपकी ड्यूटी पूरी हुई कि आप वो सिपाही बन गए साहब कि हाँ मैं पिताजी को लाने वालों के साथ हूँ। बहुत अच्छा किया आपने, और एक मुरीद को करना भी यही चाहिए, लेकिन मुरीद को साथ के साथ आंखें भी खुली रखनी चाहिए। इशू भाई मैसेज पूरा उनका, जिंदगी रोते रहे एफिडेविट को लेकर और वकीलों को उनका मौका ना दें, उनकी काबिलियत को साबित करने का फिर किस बात के लिए अपॉइंट कर रखा है जी, सरकार की फाइट पिताजी से। तो आप एक बात सुने साहब इशू भाई, मैंने ये कहा कि पूज्य हजूर पिताजी की लड़ाई नशा माफियाओं के पैरोकार के साथ है। क्या खट्टा सिंह के पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत था कि भैया हमने ये रिकॉर्डिंग दे दी है जिसमें गुरुजी की आवाज़ और गुरुजी कह रहे हैं कि भाई जाके मार दो गोली? नहीं है ऐसा। एक मौखिक बयान के आधार पर पिताजी को दोनों मुकदमों में आजीवन कारावास, गवाह कौन? खट्टा सिंह। दूसरी बात, 122 साध्वी डेरा सच्चा सौदा की एफिडेविट लगाती हैं हाई, इसमें क्या बोलते हैं, सीबीआई अदालत में। जो नहीं मानती है उनको एडमिट ही नहीं किया सीबीआई ने, कहा इसकी जरूरत नहीं, हटाओ यहाँ से, इनकी ये बेकार की चीजें। आप सिर्फ प्रोड्यूस करने की कोशिश ही तो कर सकते हैं, या जबरदस्ती कहेंगे नहीं जी फाइल में लगाओ इनको कागजों को। आपकी सुन कोई नहीं रहा है साहब। क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि सब कुछ, कानून भी उनका है, बनाने वाले भी हुए हैं, रोने वाले भी हुए हैं, चुप कराने वाले भी हुए हैं। मुकदमे हाई कोर्ट जा रहे हैं साहब, थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। जैसे सुनवाई शुरू होगी इशू भाई, सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी, कौन कौन कहाँ किस जगह खड़ा है। मैं हर बार एक बात का उदाहरण देता हूँ, लगभग 3 दिन से एक ही बात को बोल रहा हूँ कि आरुषि हत्याकांड में डॉक्टर आशीष तलवार को हत्यारा साबित करके सीबीआई ने जेल भेज दिया था दोनों मियाँ बीवी को। लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ा जाता है तो वहाँ सीबीआई की नहीं चलती है साहब। सीबीआई से सबूत मांगे गए, वो क्या बोलते हैं, अंदाजे या हो सकता है, ये नहीं चलता है। हो सकता है कि गोली इनके कहने से चलाई होगी,
कुछ एविडेंस तो दो, कोई 2 लोगों की कॉल की रिकॉर्डिंग तो दो, कुछ तो होगा। वहां सबूत चलते हैं साहब, सबूत के नाम पर डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि सबूत नहीं है, सबूत नहीं है, और हम भी कह रहे हैं सबूत नहीं है, आप भी कह रहे हो सबूत नहीं है, सजा हो गई। तो यार धक्का तो चल रहा है ना आपके साथ। उस धक्के को कहां जस्टिफाई करोगे? हाई कोर्ट है आपके पास। लेकिन थोड़ा इंतजार रखो साहब, सब्र रखो। लेकिन सब्र तो करना नहीं है साहब। मूर्ख लोगों की रोज लाइव आने की समझ नहीं आ रहा, क्या साजिश चल रही है तुम लोगों की? शर्म करो, शर्म शर्म आप करो कि बाबा खुद बैंगन खाए और औरों को उपदेश बताए। शिवानी बहन कि आप कह रहे हैं कि मूर्ख लोग आ रहे हैं, मूर्ख लोगों को देख क्यों रहे हो? अगर मूर्ख लोगों को देखना है, अगर भक्ति इबादत है तो साहब कर लो, नहीं तो छोड़ दो। मूर्ख आपकी नजर में अगर मैं मूर्ख हूं तो आप क्यों देख रहे हो किसी मूर्ख को? अजय पाल जी, भाई जी आप ही बताएं कि पिताजी के केसों को हमारे वकील एडम क्यों हार गए? किसी भी केस में पिताजी के पक्ष में बहस क्यों नहीं होती? भाई जी एक बात और बहुत सुनो, एक तनवीर जी थे, तनवीर अहमद करके एक वकील हैं, जिन्होंने उनका मुकदमा लड़ा था, क्या बोलते हैं, आरुषि हत्याकांड में। वो पूज्य हजूर पिताजी के नपुंसक केस में है, और उनका भी एक बार वीडियो आया था कि हमारी बात सुनी नहीं जाती हाई कोर्ट। ये क्या बोलते हैं इसको, क्या है ये, सीबीआई हमारी बात सुनती नहीं है। तो अब लड़ाई साहब बहुत गंभीर है, और हमारी आपसी फूट ये सब बेड़ा गर्क करेगी, चिंता मत कीजिए। तनवीर अहमद साहब इस मुकदमे को देख रहे हैं, और आपको लगता है कि तनवीर अहमद भी डफर वकील है, तो आप बताएं साहब, या मेरा नोट है साहब, बाकी सारे के सारे कागज हैं, इस बात पर हो तो वो एक अलग बात है, जैसे मान बैठे हो आप। नपुंसक केस को तनवीर अहमद फाइट कर रहे हैं, और जो लोग आपको पन्ने पलट पलट के दिखाते हैं ना साहब, उनसे पूछ भी लिया करो कि कौन कौन से वकील किस किस मुकदमे। कभी नहीं बताए नाम आपको उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं कि सारे वकील मूंगफली बेचने वाले नहीं है। आप कहें तो मैं आपको नाम भी बताता हूँ साहब वकीलों के। मैंने कल एक रात को एक पेज निकाला था, क्योंकि कभी कभी होमवर्क होता नहीं है, लेकिन शायद बच गया होगा कागज। देखिए, हाँ देखिए, एक नपुंसक केस है ना साहब, जो केसों के नाम कैसे हैं आप समझे जरा एक बार। ये लीजिए, ये रात निकाला मैंने, ये देखें आप। इसमें जो मुकदमा है ना साहब, वो ये है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस गुरमीत सिंह एट राम रहीम इंसान @गुरमीत राम रहीम। अब ये मुकदमा है साहब, ये इस केस का नंबर है। आप इसको चंडीगढ़ या पंचकुला सीबीआई करके भी डालेंगे तो केस स्टेटस में जाकर वहाँ चेक कर लीजिएगा। आपको तमाम डेट्स पर जो जो गतिविधि, जो जो कार्रवाई हुई ना साहब, वो सारी की सारी आपको दिखाई देगी, सारी की सारी आपको दिखाई देगी। आपको किसी से जानने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको वकीलों के नाम भी दिखाई देते हैं कि कौन कौन से वकील थे, किसने क्या कहा। हाँ, एक मिनट रुकिएगा जरा। बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। एक मैं सर समझिए एक चीज़ खोल के दिखा रहा हूँ आपको, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा।
कर। ये देखें आप, अब मैं आपको थोड़ा दिखाऊं। ये देखिए, ये अभी मैंने कोर्ट का केस खोल के दिखाया आपको, जो नपुंसक वाला है जो मसला है। ये है, ये केस का नंबर है, ये आप पढ़ लें किस किस के खिलाफ मुकदमा है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस गुरमीत सिंह @राम रहीम, इंसा @गुरमीत राम रहीम। अब हम, अगर आपको इसके बारे में जानकारी तो यहाँ व्यू पे क्लिक करें सर। ये देखिए, ये पेज खुल गया ई कोर्ट्स में। अब देखें इसमें ये पिटिशनर एंड एडवोकेट्स, सीबीआई की तरफ से कौन कौन है, ये सीबीआई की तरफ से है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एडवोकेट पीपी। अब ये नीचे पिताजी के वाले वकील हैं, तो इस मुकदमे में वकील हैं गुरमीत सिंह @राम रहीम, इंसा @गुरमीत राम रहीम। इनके जो वकील हैं वो हैं, उनके नाम है एडवोकेट तनवीर अहमद मीर, ध्रुव गुप्ता, गुरदास सिंह सलवारा जी हैं शायद, डॉक्टर पंकज गर्ग जो और आरोपी हैं उनमें उनके, फिर एडवोकेट हर्ष किनरा, डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, एडवोकेट, हाँ देखिए डॉक्टर पंकज गर्ग एक और उसमें वो हैं जो आरोपी हैं, उनके वकील हैं एडवोकेट हर्ष किनारा। फिर तीसरे जो एमपी सिंह है, डॉक्टर एमपी सिंह, उनके एडवोकेट हैं एसएस वरिच और हरीश छाबड़ा। ये उन वकीलों के नाम है साहब जो इस आपके मुकदमे में है। आपको जो भी जानकारी लेनी है, यहाँ पर तमाम तरह की डेट्स पर किस किस डेट पर क्या क्या हुआ, क्या क्या कार्रवाई चल रही है और अभी क्या चल रहा है तत्काल में, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर 15/9 लास्ट डेट लगी थी इसमें। यहाँ पर आ गए हम, ये पेज खुला और इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी साहब। फुर्सत से पढ़ें आप बैठ करके। लेकिन आपको और हमें कुछ और तरीके से समझाया जाता है कि वहां तो कुछ होता ही नहीं, वहां तो कोर्ट में आते नहीं जाते नहीं। कई बार क्या होता है कि होता क्या है कई बार कि बहुत सारी चीजें आपको उलझाने के लिए बताई जाती हैं कि आप उसमें उलझे रहें। कई बार केस में वकील का होना ना होना ये महत्व नहीं देता है किस वक्त, खासकर जब उसकी जरूरत ना हो। वकील का कोर्ट में अनिवार्य रूप से होना, क्रॉस के वक्त होना जरूरी होता है, जब सबूत और गवाहों पर बात हो रही है तब होना होता, बहुत जरूरी होता है साहब। बाकी जब चीजें तय हो जाती है ना, उस टाइम आप जाएं ना जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जब आपको बहस के लिए बुलाया जाए तब आपका होना अनिवार्य है। लेकिन चलिए, जैसा आपको समझाया जा सकता है वैसे समझने की कोशिश कीजिए। आप सही समझेंगे गलत समझेंगे वो आपकी बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है कि आपका सोचने समझने का जो पैरामीटर है वो कैसा है सर। और दूसरा एक और चीज कहना चाहूंगा इसमें कि सतगुरु ने हमें बहुत कुछ सिखाया और समझाया है। पिताजी ने एक बार फिल्म बनाई हमारे सामने, हम सब ने देखा, शायद वो थी, वो क्या बोलते हैं कि शायद हिंद का नापाक जवाब में थी या किस में फिल्म में था, जिसमें एलियन है शायद, या MSG 2 या 3, कौन सी मुझे ठीक से ख्याल नहीं है। उसमें एलियन होते हैं बहुत सारे साहब जो अपने जैसा बना लेते हैं लोगों, जिस मानसिक प्रवृत्ति के वो होते हैं वैसा ही उसके साथ मिलते हैं, आंखें से आंखें मिलाई और उसके जैसे हो गए। तो साहब ऐसे बहुत सारे हैं। तो मालिक के पैरों एक बात और समझें कि एलियंस भी आपके बीच में एक्टिव हैं। जैसे मुस्कान बताया था, मुस्कान है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर। तो चलिए कल मिलते हैं साहब। मिलने का समय यही रहेगा शाम को 8 बजे। तब तक के लिए बहुत सारे लोगों को स्प्रिट लग के छूट गई है, इलाज कराएं। मिलते हैं कल। अच्छा चलिए, एक बार और एक बात कह लें साहब कि
अगर मेरी किसी बात से किसी को तकलीफ़ हो रही है तो साहब माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि बेचैनी वहीं होती है साहब जहाँ ज़ख्म होते हैं। स्पिरिट है मेरे पास, स्पिरिट बांट रहा हूँ, जिसके ज़ख्म होगा उसको जलन भी होगी, उसको तकलीफ भी होगी, लेकिन शायद घाव ठीक हो जाए। ओपन माइंड से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता मैं आप सबसे। चलिए मिलते हैं कल शाम को। और तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार जो जुड़े हैं, जो देखने के लिए जुड़े हैं, जो कुछ कमेंट करने के लिए जुड़े हैं, कुछ गालियां देने के लिए जुड़े हैं। तमाम सेवादारों का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, शुक्रिया। कम से कम इंतज़ार तो करो कल का। कल मिलते हैं शाम को 8 बजे। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।